रहीम। सेक्शन 12(2) CPC बहुत ही अहम सेक्शन है और 12(2) के एप्लीकेशन के नाम से मशहूर है प्रैक्टिस में, और ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत ही अहम है और है बहुत ही ईजी, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब सेक्शन 12(2) यानी सेक्शन 12 और उसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी शख्स जो किसी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री की वैलिडिटी को चैलेंज करता है, यानी कि ये वैलिड नहीं है, किस बेस पर कि जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री ये फ्रॉड के जरिए हासिल किया गया है या मिस रिप्रेजेंटेशन या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के जरिए हासिल किए गए हैं, तो वो क्या करेगा? अलहदा से दावा दायर नहीं करेगा, बल्कि 12(2) की एप्लीकेशन गुजारेगा कि ये चीज़ें जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री फ्रॉड के जरिए, मिस रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के जरिए हासिल किए गए हैं और उसके हकूक, एप्लीकेशन देने वाले शख्स के हकूक मुतासर हो रहे हैं। इसमें अहम बात यह है कि कौन शख्स ये एप्लीकेशन दे सकता है 12(2) की? तो एनी पर्सन हु इज अग्रीव्ड कोई भी शख्स, चाहे वो दावे में, दरख्वास्त में, एप्लीकेशन में या किसी अपील में पार्टी था या नहीं था, और वो अग्रीव्ड है, तो वो 12(2) की एप्लीकेशन गुजार सकता है। और जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए ज़रूरी है कि वो एप्लीकेशन 12(2) की दे। इसके लिए अलहदा से वो दावा दायर नहीं कर सकता, दावा दायर नहीं करेगा, सिर्फ एप्लीकेशन देगा। और बात यहाँ ये नोट करने वाली ये भी है कि एप्लीकेशन किस अदालत में दी जाएगी? तो जिस अदालत ने फाइनल ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री पास की होगी, तो उस अदालत में 12(2) की एप्लीकेशन गुजारी जाएगी। मसलन फर्ज किया एक सिविल कोर्ट ने सूट डिग्री किया है, तो कोई पार्टी अपील में चली गई है, इसके खिलाफ अपील हो गई है, और अपील में जो डिग्री पास हुई है, अगर कोई डिग्री चैलेंज करेगा तो वो ये चैलेंज करेगा। और 12(2) की एप्लीकेशन भी जिस कोर्ट में, अपेलेट कोर्ट, जिस कोर्ट में अपील दायर की गई है या फैसला किया गया है, उसी अदालत ने 12(2) का भी फैसला करना है। अब ये तो हो गई ये बात। ये फ्रॉड क्या है? इसकी क्या डेफिनेशन है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स फैक्ट्स
फ्रॉड कहलाता है। मसलन अगर कोई शख्स अदालत से, कोर्ट से अगर कोई फैक्ट को छुपाता है और डिग्री जजमेंट या ऑर्डर हासिल कर लेता है तो वो फ्रॉड के जुमरे में आएगी और 12(2) के एप्लीकेशन के जो ग्राउंड होंगे वो फ्रॉड वाले लिखे जाएंगे। और इसी तरह मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब मिस रिप्रेजेंट करना किसी चीज का जो जैसी वो थी नहीं वैसा करके दिखाया गया है, उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर कोई शख्स मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पर जजमेंट ऑर्डर या डिग्री की वैलिडिटी चैलेंज करता है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड जलेगा अपनी एप्लीकेशन में। इसी तरह लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है कि अदालत को इख्तियार समाअत नहीं था लेकिन इसके बावजूद भी अदालत ने डिग्री जजमेंट या ऑर्डर दे दिया है, तो वह तीनों सूरतों में 12(2) की एप्लीकेशन गुजारेगा, अलहदा दावा दायर नहीं करेगा। अब इससे आगे पंजाब अमेंडमेंट है कि अगर अदालत मुनासिब समझती है तो बगैर एफिडेविट वगैरह के, अदरवाइज एफिडेविट का हुक्म देगी कि वो किसी भी फैक्ट को कोई पार्टी जिसे मुनासिब समझेगी, अदालत कहेगी कि वो इस फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करें। यानी कि अदालत एफिडेविट के जरिए प्रूव या डिसप्रूव करेगी। अगर वो एफिडेविट नहीं लेगी तो एप्लीकेशन को वैसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है और इसके लिए रीजन लिखेगी। अब इसमें एक और बात कि एक रूलिंग है (2004) MLD 1677, इसमें हेल्ड किया गया है कि अदालत को 12(2) की एप्लीकेशन के फैसले के लिए इश्यू फ्रेम करना जरूरी नहीं है। यानी कि अगर अदालत समझती है, ये केस टू केस वेरी करता है, हर केस के अपने हालात होते हैं, कि दरखास्त के फैसले के लिए जरूरी नहीं है कि इशू फ्रेम किए जाएं, तो वो बगैर इशू फ्रेम किए भी फैसला दे सकती है। इसी तरह एक और रूलिंग है इस पर 2008 YLR 56 पेज के कोर्ट बाउंड नहीं है टू फ्रेम द इश्यू। यानी बगैर इशू फ्रेम किए अदालत फैसला दे सकती है, अदालत 12(2) का फैसला दे सकती है। अब अगर अग्रीव्ड पर्सन एलेज करता है कि उसके साथ कोर्ट के साथ फ्रॉड हुआ है, तो कोर्ट मुनासिब समझती है कि फ्रॉड को प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें प्रूव करना जरूरी है, तो वो उस पर इशू फ्रेम करके एविडेंस कॉल कर सकती है। अदरवाइज जरूरी ना है
अगर फ्रॉम दी फेज या एप्लीकेशन से ही जाहिर हो रहा है कि बगैर इशू फ्रेम किए कोर्ट फैसला कर सकती है तो इशू फ्रेम करने की ज़रूरत ना है। अदरवाइज अगर फ्रॉड को, मिस रिप्रेजेंटेशन को ये साबित करना है कोर्ट, और इट इज़ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के जस्टिस के लिए वो कोई भी स्टेप ले सकती है। अब तीसरी सूरत में कि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। कोर्ट को इख्तियार समात ही नहीं था जिसने जजमेंट डिक्री या ऑर्डर दिया है। तो इस बार ये है 2018 CLC नोट 26 और 28। तो इनके मुताबिक कोर्ट एनी मोड अडॉप्ट कर सकती है। For the disposal of the case, for the disposal of the application under section 12(2), इस सूरत में कोर्ट कोई भी मोड अडॉप्ट कर सकती है। ये रूलिंग है 2018 की। और बाकी मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड की सूरत में कोर्ट देखेगी कि अगर एप्लीकेशन से या दावे से साबित हो रहा है, सरसरी तौर पर देखेगी अगर साबित हो रहा है कि किसी फैक्ट को साबित करने की ज़रूरत है तो एविडेंस कॉल करेगी, इशू फ्रेम करेगी। अदरवाइज अगर वो मुनासिब नहीं समझती तो ज़रूरत नहीं होगी उसकी। अब आगे ये है कि ये एप्लीकेशन कब दी जा सकती है, यानी कि टाइम पीरियड या लिमिटेशन क्या है इसकी। तो कोई इसके लिए स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है। आर्टिकल 181 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 ईयर्स है, स्पेसिफिक नहीं है। और जिनके लिए, जिन एप्लीकेशन के लिए, दावा के लिए, उनके लिए लिमिटेशन मेंशन ना हो तो वहाँ 181 का सहारा लिया जाता है और इसके तहत 3 ईयर्स है। अगर 3 ईयर से टाइम ओवर हो गया है और कोई एप्लीकेशन गुजारना चाहता है 12(2) की, तो वो फिर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का सहारा लेगा, यानी कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन गुजारेगा। तो स्पेशल लॉज के लिए क्या होगा, अगर स्पेशल लॉ में स्पेसिफिक मेंशन है कि 12(2) की एप्लीकेशन लाई करेगी, तो उन केसेस में जो स्पेशल लॉज के होंगे उन केसेस में 12(2) की एप्लीकेशन दी जा सकती है, वरना 12(2) की एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती। फर्ज क्या, रेंट ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला दिया है, कोई ऑर्डर दिया है, तो उसके खिलाफ रवियन हो सकती है, लेकिन ये 12(2) की एप्लीकेशन लाई नहीं करेगी। अब इसके अलावा ये तो थी 12(2). अब 12(2) के फैसले के खिलाफ 12(2) के फैसले के खिलाफ रवियन होगी।
अच्छा, ये तो थी 12(2) सेक्शन 12(2). तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की वो जो घंटी है उसे ज़रूर दबाएं और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।